करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गोकलपुरी में आग लगने से 7 लोगों की मौत, सीएम केजरीवाल का दौरा, किया मुआवजे का ऐलान। यूक्रेन में खाद्य संकट पैदा कर सकता है रूस, बमबारी कर अनाज गोदाम में लगाई आग। रूस का दावा, यूक्रेन में जैविक हथियार के लिए पैसे भेज रहा है अमेरिका, चीन बोला जांच होनी चाहिए। यूक्रेन संकट के बीच नाटो का बड़ा प्लान, रूस की सीमा के पास देगा सैनिकों को प्रशिक्षण, 27 देश लेंगे भाग। खराब प्रदर्शन के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने मीडिया पर उतारा गुस्सा, कहा टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे प्रवक्ता। दिल्ली के गोकलपुरी थाना क्षेत्र के गोकलपुर गांव में शुक्रवार देर रात आग लगने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 5 लोग एक ही परिवार के थे। आग लगने से 60 झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर जो है दुख जताया है। वे घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं और गोकलपुरी क्षेत्र में फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। यहां उन्होंने एक कार पर खड़े होकर सभी पीड़ितों से एक साथ बात की और मुआवजे का ऐलान भी किया। उन्होंने घोषणा की है कि हादसे में मरने वाले वयस्कों के परिजनों को 10 लाख रुपए, बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपए और प्रत्येक पीड़ित के पुनर्वास के लिए 25,000 रुपए देने का उन्होंने ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मामूली रूप से घायल लोगों के इलाज के लिए 20,000 रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। घटना में एक ही परिवार के जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनमें बबलू और अन्य लोग भी शामिल हैं। मरने वाले सभी लोग मूल रूप से उन्नाव जिला के सफीपुर तहसील क्षेत्र के निवासी हैं। यहां रहकर वे लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। घटना में 150 लोगों के सर से छत छिन गई है, जिन्हें दूसरी अस्थायी कैंप बनाकर उन्हें भेजा जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने कहा है कि गोकलपुरी थाना क्षेत्र में रात लगभग 1 बजे आग लगने की सूचना मिली। तत्काल टीम को मौके पर बचाव उपकरणों के साथ भेजा गया। उन्होंने बताया कि हमने अग्निशमन विभाग से भी संपर्क किया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई की। हम तड़के 4 बजे तक आग बुझा सके, तब तक 7 लोगों की जलकर मौत हो चुकी थी। रूस की बमबारी में यूक्रेन के ब्रोवरी जिले स्थित खाद्य गोदाम में आग लग गई। रूस इस हमले के जरिए खाद्य संकट पैदा कर यूक्रेनी सेना को समर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि यूक्रेन अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 7वें दिन की जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। कई देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद रूसी सैनिक यूक्रेन पर बम बरसाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता पर पाबंदी लगा दी है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट में भी रूस को घेरने की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरोव का कथित तौर पर रूसी सेना द्वारा अपहरण कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मेयर ने रूसी सेना को सहयोग करने से इनकार कर दिया था। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि मेलिटोपोल के मेयर का अपहरण लोकतंत्र के खिलाफ एक युद्ध अपराध है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभी लोकतांत्रिक देशों में 100% लोग इसके बारे में जाने और इसका विरोध करेंगे। युद्ध संकट के बीच रूस ने दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन को जैविक हथियार के लिए वित्त पोषित कर रहा है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में अपने सैन्य ऑपरेशन के दौरान वहां जैविक हथियार बनाने के लिए मजबूत सबूत मिले हैं और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। वहीं इस दावे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को एक बैठक भी बुलाई। इस बैठक में भी अमेरिका ने पलटवार किया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस दुनिया के सामने झूठी अफवाह फैला रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ही इस तरह के अवैध काम को अंजाम देते आए। रूस के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर यूक्रेन सरकार के पूर्ण समर्थन से एक गुप्त सैन्य जैविक कार्यक्रम चला रहा है। रूसी सरकार ने ट्वीट में कहा है कि उसके सैनिकों ने सैन्य जैविक कार्यक्रम के सबूत खोजे हैं। रूस के सहयोगी चीन ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चिंता जताई है। चीन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत झांग जून ने रूस के आरोपों पर कहा है कि यह एक गंभीर आरोप है और इसकी हर स्तर से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर सही में इस तरह का कदम उठा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। रूसी दावे पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका कभी भी जैविक हथियार कार्यक्रम का उसने नहीं चलाया और न ही कभी चलाएगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका द्वारा समर्पित ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं है। लिंडा ने कहा है कि रूस खुद यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियार का उपयोग कर रहा है।
रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच नाटो ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। दरअसल नाटो के सैनिक और उसके सहयोगी सोमवार से नॉर्वे में एक प्रशिक्षण अभ्यास शुरू करेंगे और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नाटो देशों को खुद का बचाव करना है। यह अभ्यास रूस की सीमाओं से कुछ दूर नॉर्वे के पास आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में 27 देशों के करीब 30,000 सैनिक, 200 विमान और 50,000 जहाज जो है वो इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जो इस साल नाटो सैनिक की सबसे बड़ी संख्या है। आपको बता दें कि शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वह तीसरे विश्व युद्ध के अंत तक नाटो की रक्षा करेंगे, लेकिन वह यूक्रेन में रूस से लड़कर एक व्यापक संघर्ष को बढ़ाने का जोखिम नहीं उठाएंगे और नो फ्लाइंग जोन स्थापित करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। यह अभ्यास नॉर्वे और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम नॉर्वे के समृद्ध और सुदृढ़ीकरण का अभ्यास करेंगे। नॉर्वे के रक्षा मंत्री ऑड ने समाचार ने बताया है कि ऑड ने कहा है कि नॉर्वे यह प्रशिक्षण करने के लिए इसलिए भी उत्सुक है कि वह नाटो के चार्टर के अनुच्छेद 5 के अनुरूप अपनी धरती पर मित्र देशों के जो है मजबूतीकरण का प्रबंध कर रहा है। यह प्रशिक्षण किसी शक्तिशाली देश द्वारा किए गए हमले से बचाव के लिए सदस्य देशों से सहयोग लेने में मदद करता है। पड़ोसी स्वीडन और फिनलैंड जो आधिकारिक तौर पर सैन्य गुटनिरपेक्ष लेकिन नाटो के तेजी से करीबी साझेदार हैं, वो भी प्रशिक्षण में भाग लेंगे। यूपी चुनाव परिणाम जारी होने के बाद बहुजन समाज पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद प्रमुख मायावती ने मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगा। मायावती ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, यूपी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आकाओं के दिशा निर्देशन में जो जातिगत द्वेषपूर्ण या घृणित रवैया अपनाकर अंबेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, वह किसी से छिपा नहीं है। इस हालत में पार्टी प्रवक्ताओं को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने आगे ट्वीट किया कि पार्टी के सभी प्रवक्ता सुधीर भदौरिया, धर्मवीर चौधरी, डॉक्टर एमएच खान, फैजान खान, सीमा कुशवाहा अब टीवी डिबेट आदि कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। गुरुवार को जारी चुनाव परिणामों में भाजपा गठबंधन ने 273 सीटों पर जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर पहुंची सपा ने 125 सीटों पर जो है जीत दर्ज की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब हो गया है। बसपा को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिल सकी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गोकलपुरी में आग लगने से 7 लोगों की मौत, सीएम केजरीवाल का दौरा, किया मुआवजे का ऐलान। यूक्रेन में खाद्य संकट पैदा कर सकता है रूस, बर्फबारी कर अनाज गोदाम में लगाई आग। रूस का दावा, यूक्रेन में जैविक हथियार के लिए पैसे भेज रहा है अमेरिका, चीन बोला जांच होनी चाहिए। यूक्रेन संकट के बीच नाटो का बड़ा प्लान, रूस की सीमा के पास देगा सैनिकों को प्रशिक्षण, 27 देश लेंगे भाग। खराब प्रदर्शन के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने मीडिया पर उतारा गुस्सा, कहा टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे प्रवक्ता। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के घर शुक्रवार की शाम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चर्चा हुई। जी23 सदस्यों ने सचिन पायलट को कमान देने की मांग की है। कहा जा रहा है कि बैठक में जी23 सदस्यों ने स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है। 5 राज्यों में कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना जरूरी हो गया है। हालांकि इसके लिए चुनावों से पहले भी कई बैठक हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस को युवा नेतृत्व की जरूरत है। राहुल गांधी को कमान नहीं दी गई तो अगले दावेदार सचिन पायलट हो सकते हैं। पायलट ग्रास रूट पर काम करने वाले युवा नेता हैं, साथ ही उनमें दायित्व और लोगों को साथ चलने की योग्यता भी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत किया है। उनके नेतृत्व में भारी संख्या में युवा और नौजवान कांग्रेस से जुड़े हैं। ऐसे में हो सकता है कि पायलट बहुत जल्द कांग्रेस की कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 तक सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम प्रमुख बने रहने के लिए चुना गया था। कांग्रेस सभी राज्यों में बुरी तरह से
थी और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा दे दिया था। मत परिणाम जारी होने के बाद योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से यह पहली मुलाकात होगी। आगरा में मतगणना से पहले मंडी समिति में हंगामा करने और अधिकारियों की गाड़ियों को चेक करने के मामले में रलौद के जिलाध्यक्ष और सपा के 2 पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 25 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में एसएसपी ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेकर गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं और इसमें आरोपितों को जेल भेजा जा सकता है। मतगणना से पहले बुधवार रात को मंडी समिति के बाहर सपा और रालोद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों को अंदर जाने से पहले रोका और उनकी चेकिंग की थी। महिलाओं ने एसएसपी की गाड़ी भी रोक ली थी। इस मामले में एसआई देवेंद्र सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में बलवा, सरकारी कार में बाधा डालने, मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने को बेहतर तालमेल बताया जा रहा है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में अब तक फूलपुर पवई पर भाजपा के अरुणकांत यादव काबिज थे, जबकि मुबारकपुर में शाह आलम गुड्डू, लालगंज में आजाद हरिमंदन और संगठी से वंदना सिंह, दीदारगंज से सुखदेव राजभर विधायक थे। इन चुनावों में समीकरण के साथ दल बदल भी हुआ है। नतीजा यह रहा है कि भाजपा ने फूलपुर पवई से अरुणकांत के बजाय रामसूरत राजभर को उतारा। ऐसे में यहां से सपा के टिकट पर अरुणकांत यादव ने पिता व पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने ताल ठोकी और विजयी रहे हैं। इस तरह आजमगढ़ के जिले की भी सीटों में परिवर्तन देखने को साफ मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। अब उत्तराखंड में बहुमत हासिल करने के बाद सबकी निगाहें नई सरकार के गठन पर लग गई हैं, लेकिन भाजपा के हलकों में यह चर्चा है कि नई सरकार के गठन में कुछ देरी हो सकती है। इसका कारण होला अष्टक माना जा रहा है। दरअसल 10 मार्च से होला अष्टक लगा है, जो अगले 8 दिन तक होली तक रहेगा। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने भी ऐसे आसार जताए हैं जिसमें कि होला अष्टक के कारण सरकार के गठन में देरी हो सकती है। आपको बता दें कि होला अष्टक के दौरान कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं होता है। उधर बृहस्पतिवार को चुनाव परिणाम आने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का भी इस्तीफा राज्यपाल को दिया। इससे पहले धामी ने राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की और सबका धन्यवाद दिया। उसके बाद वह 4 मंत्रियों के साथ राजभवन चले गए। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर नई सरकार के गठन तक मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद सदस्यों को कार्यवाहक जिम्मेदारी देखने को कहा है। मुख्य सचिव एस संधू ने मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र स्वीकार करने और उन्हें कार्यकाल जिम्मेदारी सौंपने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गोकलपुरी में आग लगने से 7 लोगों की मौत, सीएम केजरीवाल का दौरा, किया मुआवजे का ऐलान। यूक्रेन में खाद्य संकट पैदा कर सकता है रूस, बर्फबारी कर अनाज गोदाम में लगाई आग। रूस का दावा, यूक्रेन में जैविक हथियार के लिए पैसे भेज रहा है अमेरिका, चीन बोला जांच होनी चाहिए। यूक्रेन संकट के बीच नाटो का बड़ा प्लान, रूस की सीमा के पास देगा सैनिकों को प्रशिक्षण, 27 देश लेंगे भाग। खराब प्रदर्शन के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने मीडिया पर उतारा गुस्सा, कहा टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे प्रवक्ता। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। यूपी में हुए चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, वहीं समाजवादी पार्टी ने उसे हर सीट पर कड़ी टक्कर दी है। लेकिन लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापस लौटने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी के 399 उम्मीदवारों में से 387 की जमानत ही जब्त हो गई और सिर्फ 2 ही प्रत्याशी अपनी सीट बचा सके। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो उनके 403 उम्मीदवारों में से 290 अपनी जमानत नहीं बचा सके। अगर प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट में से सिर्फ 2.4% वोट प्राप्त हुए हैं। वह भी तब जब पार्टी ने 4 सीटों को छोड़कर प्रदेश की हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। अगर 33 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकदल से कांग्रेस की तुलना करें तो आरएलडी ने 2.9% वोट हासिल किए हैं, जो कांग्रेस से बेहतर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ बुरी तरह से हारने वाली पार्टियों के उम्मीदवारों के
जमानत जब्त हुए हैं, ऐसा नहीं है। प्रचंड जीत के साथ दोबारा सत्ता में आने वाली और 376 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी के भी 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। वहीं 347 उम्मीदवार उतारने वाली और सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर रहने वाली समाजवादी पार्टी के भी 6 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। दिलचस्प बात तो यह है कि भाजपा गठबंधन की छोटी पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी के एक भी उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं हुई है और दोनों पार्टी के कुल 27 उम्मीदवार मैदान में थे। यह आंकड़ा इस ओर इशारा करता है कि इन दो पार्टियों को सिर्फ वही सीट दी गई थी जहां इनकी चुनौती पेश करने की संभावना थी। विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हार के साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। हरीश की यह उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके राजनीतिक भविष्य के साथ उन मुद्दों पर भी बहस शुरू हो गई जिसमें वह उठाते रहते हैं। हरीश की माने तो वह इस पर मंथन करेंगे कि आगे क्या करना है। यह कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो भी करेंगे नई पारी ग्रास रूट से ही शुरू करेंगे। फिलहाल वह जनादेश को स्वीकार करते हुए हार की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने हरीश रावत को पार्टी ने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था। अघोषित तौर पर वह सीएम पद का चेहरा भी थे, लेकिन इस बार भाजपा की आंधी में वह लाल कुआं का किला तक नहीं बचा पाए। वहीं वर्ष 2017 में 2-2 सीटों से अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हरीश की माने तो अब इन बातों पर मंथन करने का समय आ गया है। जिन मुद्दों को उठाते रहे, क्या वह उत्तराखंड की जनता के वास्तविक सवाल है या नहीं, इस पर भी उन्हें विचार रखने पड़ेंगे। हरीश ने कहा है कि उन्होंने उत्तराखंडियत के मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने रोजगार, भ्रष्टाचार और गैर सैड़ का मुद्दा उठाया है। वह राज्य में चकबंदी की बात करते हैं, वह उत्तराखंड के गार्ड गदेरों की बात करते हैं। वह उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे उत्तराखंड के विकास के साथ उत्तराखंडियत भी बची रहे। बकौल हरीश वर्ष 2017 में उन्होंने कहा कि मैंने किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों पर पर्वतीय और मैदानी परिवेश के मिले जुले लोग रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने विशुद्ध रूप से पर्वतीय परिवेश वाली लाल कुआं सीट को चुना था, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन की राजधानी सिसौली में भाजपा को नुकसान झेलना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के सापेक्ष इस बार 1285 वोट भाजपा को कस्बे में कम मिले हैं। किसान आंदोलन के बाद भाजपा के खिलाफ माहौल बना और वोट की कमी भी आई। 2017 में भी भाजपा को कस्बे में 4261 वोट मिले थे, जिसके सापेक्ष इस बार चुनाव में नुकसान हुआ है। सिसौली में रालोद के प्रत्याशी राजपाल बलियान को 3400 और भाजपा के प्रत्याशी उमेश मलिक को 3171 वोट हासिल हुए हैं। वोटों का यह भी अंतर भले ही सिर्फ 229 हो, लेकिन 2019 के मुकाबले भाजपा को कस्बे में वोटों का नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को कस्बे में 4456 वोट मिले थे, जबकि इस बार उमेश मलिक सिर्फ 3171 पर सिमट गए। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को पक्ष में खूब मतदान हुआ है। सिसौली में लगभग 7000 मतदाताओं ने वोटिंग की है। सिसौली भाकियों अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत का गांव है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड का पालन सख्ती से होगा। जिन भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करना है उन्हें ड्रेस कोड का पालन हर हाल में करना होगा। पुजारी पुरोहित पर इसकी जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में मंदिर प्रशासन समिति ने आदेश जारी किया है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए समय सीमा तय की गई है। सामान्य श्रद्धालुओं को भी गर्भगृह में प्रवेश कर पूजन की सुविधा दी गई है। मंदिर समिति ने इसके लिए दोपहर 1 से 4 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस दौरान गर्भगृह में निःशुल्क व सामान्य वेशभूषा में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि प्रवेश देने का निर्णय मंदिर समिति उस समय श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर लेती है। इसके अलावा यदि कोई भक्त दोपहर 1 से 4 के समय के अलावा गर्भगृह में प्रवेश कर पूजन करना चाहते हैं तो उन्हें 1500 रुपए की दान रसीद कटवाना जरूरी है। इस रसीद से 2 श्रद्धालुओं को निर्धारित ड्रेस कोड में गर्भगृह में जलाभिषेक की अनुमति दी जाती है। इसके लिए सुबह 6 से 9, दोपहर 12 से 1, शाम को 6 से 8 बजे तक का समय निर्धारित है। भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 317 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 119 गेंदों पर 123 रन और उपकप्तान हरमनप्रीत कौर ने 107 गेंदों पर 109 रन की बेहतरीन पारी खेली है। जवाब में वेस्टइंडीज की पारी 40.3 ओवर
में 162 रन पर ही सिमट गई। भारतीय टीम अब 16 मार्च को इंग्लैंड से भिड़ेगी। भारतीय टीम की यह इस टूर्नामेंट में दूसरी जीत है। इससे पहले टीम ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया था। वहीं टीम को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं विंडीज को यह टूर्नामेंट में मिली पहली हार है। इससे पहले विंडीज टीम 2 मैच जीत चुकी है। इस जीत के साथ भारतीय टीम 3 मैचों के 4 अंक के साथ टॉप पर पहुंच गई है। महिला वनडे विश्व कप में भारत की वेस्टइंडीज पर यह लगातार 7वीं जीत है और इससे पहले टीम इंडिया ने विंडीज को 1993, 1997, 2005, 2009, 2013 और 2017 में खेले गए वर्ल्ड कप में हराया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गोकलपुरी में आग लगने से 7 लोगों की मौत। सीएम केजरीवाल का दौरा, किया मुआवजे का ऐलान। यूक्रेन में खाद्य संकट पैदा कर सकता है रूस, बर्फबारी कर अनाज गोदाम में लगाई आग। रूस का दावा, यूक्रेन में जैविक हथियार के लिए पैसे भेज रहा है अमेरिका। चीन बोला जांच होनी चाहिए। यूक्रेन संकट के बीच नाटो का बड़ा प्लान, रूस की सीमा के पास देगा सैनिकों को प्रशिक्षण। 27 देश लेंगे भाग। खराब प्रदर्शन के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने मीडिया पर उतारा गुस्सा, कहा टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे प्रवक्ता।